सो आईडीबी एग्जीक्यूटिव का कल सेकंड फेज़ का ज्वाइनिंग मेल आया और मुझे भी अपना ज्वाइनिंग मेल कल रिसीव हुआ। सो जो लोकेशन जो एक्सपेक्ट की थी, वैसे मेरी जो लोकेशन दी है जॉब की वो मेरे होम स्टेट में ही दी है, बट वो थोड़ा सा रूरल एरिया टाइप दे दिया है। तो देखते हैं, बट वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। बट आप लोग को आगे अब क्या करना है, आगे क्या प्रोसेस होगी, वो उसके बारे में जो आपको ज्वाइनिंग मेल दिया है वह उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। और देखती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं आगे की बातें आप लोग को बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो कल आप लोग को आपकी ज्वाइनिंग मेल रिसीव हुई होगी। उसमें आपको एक एक्सेप्ट द ऑफ़र का नीचे आया होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो। मेक श्योर कि वो जो एक्सेप्ट करना है वो आपको 13 अगस्त को एक्सेप्ट करना होगा 6 PM से पहले। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो फिर वो वैलिड नहीं होगा उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने लिखा है। तो वो अब चीज़ देख लेना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप प्लीज़ एक्सेप्ट द ऑफ़र पे क्लिक कर देना। इसके अलावा एक्सेप्टेंस के लिए और कुछ आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे में लिखा होगा ये एक्सेप्ट द ऑफ़र, बस आप उस पर क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। इसके अलावा बाकी की प्रोसेस क्या होगी, तो इसमें जैसे कि आपको दिया गया होगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग का जो वेन्यू होगा वो कहाँ पे होगा। इसके अलावा आपका जो ट्रेनिंग होगा वो कहाँ होगा। ट्रेनिंग की डेट्स बताई गई हैं कि 16 अगस्त को आपको ट्रेनिंग वाले वेन्यू पे पहुँचना है सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। एंड उसके बाद 17 18 और 19 को आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद फिर इमीडिएट पोस्टिंग के लिए बोला गया है, कोई गैप नहीं है। इट मीन्स कि 19 को सैटरडे है तो 20 को संडे है। संडे के बाद फिर मंडे के दिन आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आपको, आपने जो भी डिसीज़न लिया है आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, तो फिर वो आप उसके हिसाब से अपना देख लेना। मैं बस यहाँ पे आप लोग को हेल्प करने आई हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगी यहाँ पे। आपको तो पता ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसमें आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, और उसके साथ आपको उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेके जानी है। इसके अलावा आपको आपकी कुछ फ़ोटो आइडेंटिटीज़ लेके जानी है, जैसे कि आप पैन कार्ड लेके जाना और आधार कार्ड लेके जाना, दो लेके जाना ओरिजिनल वाले। वो भी आपके लगेंगे, तो आप देख लेना। इसके आगे जो भी चीज़ें दी हुई हैं आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एक रेफरेंस सर्टिफिकेट के लिए बोला है, 2 रेफरेंस सर्टिफिकेट के लिए, इसके बारे में अलग से भी वीडियो बना दूंगी। तो वो आपके इसी मेल पे आपको अलग से ही इसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको आपको भरवाने होंगे, तो वो भी बता ही दूंगी इसी में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मेडिकली फिट होना चाहिए, ये सारी बातें आप पढ़ लेना। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स तो आप लोग को ऑलमोस्ट अब तक पता चल ही गए होंगे कि कैसे फॉर्मेट में चाहिए। बस वही फॉर्मेट वाला आपको ओरिजिनल और उसकी ज़ेरॉक्स लेके जानी है, चाहे वो SC हो, ST हो, या OBC कैटेगरी हो, या फिर EWS कैटेगरी का हो, तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा डिज़ेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिजेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको भी डिज़ेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड भी आप लेके जाना। और ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। हम्म, बस बोल रहा है कि मतलब कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट होनी चाहिए, और नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे इसमें और कुछ चीज़ें उतना कुछ ऐसा है नहीं, बस आप पढ़ लेना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तो वैसे जॉब की जो प्रोफाइल होगी उसके बारे में बताया गया कि आपको जॉब के लिए क्या दिया जाएगा। फ्रंट बैक ऑफिस एक्टिविटी जॉब दे सकते हैं, या फिर टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो ATM में जो पैसे डालते हैं वो वाला काम देंगे। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम देंगे, डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूटिव का काम देंगे, और फिर उससे सिमिलर जो चीज़ें होंगी। बैंक का इंश्योरेंस लिखा है, तो बैंक इंश्योरेंस के टर्म के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो,
क्योंकि LIC इसका ओनर है और LIC से इसका बैंक इंश्योरेंस है, और भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से इसका अगर बैंक इंश्योरेंस होगा तो उसके आपको जो भी उसके जो पॉलिसीज़ वगैरह जो सेल करने वाले जो सेल्स के जो टारगेट्स होंगे वो इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन की गई है कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो मेक श्योर फॉर डैट। और पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता है 3 साल का होता है, हर साल रिन्यू होगा, और फिर 3 साल के बाद AM के लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा, समथिंग इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है वो होगा, और जो होगा देख लेना। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब हर साल में रिन्यू कराना पड़ता है, ये दिया जाएगा। फ्यूचर अपॉइंटमेंट के लिए आपको AM बनने के बारे में बताया गया है कि 3 साल के बाद AM के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लीव आपको पता है कि साल में 20 दिन का लीव देंगे, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आप लीव नहीं लेते हो तो फिर उसकी आपको इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर बैंक मैनेजर जो होंगे एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनकैशमेंट ऑफ द सोल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक के सोल डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करता है कि वो इनकैशमेंट देंगे कि नहीं देंगे अगर साल का ख़त्म हो जाता है तो। बट यहाँ ऊपर में ये भी लिखा हुआ है कि वो इनकैशमेंट अवेलेबल नहीं है। तो देख लीजिए, मैटरनिटी लीव के बारे में दिया हुआ है, 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव देंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। आप पढ़ लेना एक बार सारी चीज़ें, क्योंकि अपने से पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी अदर सोर्सेस से देखना। तो मैं चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ों को बता दूंगी। इसके अलावा ट्रैवलिंग हेलिंग अलाउंस देंगे, कहाँ देंगे ऐसा कुछ मैंने पता नहीं है। तो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पता है कि आपकी जो फिक्स जो इनकम होगी उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो NPS के लिए कटेगा, तो वो उसके लिए, और बीच बीच में ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में ये बातें दी हुई हैं। और रीएम्बर्समेंट टुवर्ड्स मेडिकल के अलावा मेडिकल का रीएम्बर्समेंट देंगे, इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अदर बेनिफिट्स आप ये सब देख लेना, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है। बाकी आपको एनेक्सर 2 में क्या दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका मार्कशीट होगा, मार्कशीट अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके तीनों जो सेमेस्टर्स होंगे और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन सब का अलग अलग आपको लेके जाना है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। इसके अलावा आपके जो 10th के जो 12th के जो होंगे वो भी लेके जाना है। इसके अलावा एज तो आपको पता है, एज के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, तो एज के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, और अदर रिक्वायरमेंट्स में आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये सारी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि आपको उसको, आप अपने एज के लिए क्या प्रूफ दे सकते हो। तो सबसे पहले आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। सेकेंडली आपको डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा। तीसरा, आपको आपके 10th 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड करने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अब तक आप लोग बिल्कुल अवेयर हो चुके होंगे, आपको क्या देना है। SC ST OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कैसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर ऐसा कुछ मेडिकल इशू है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, मतलब डिसेबिलिटी वालों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देना है। और इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ के दो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ लेके जाने हैं। और इसके बाद 9 नंबर में ये लिखा है कि अगर आपने अपना कभी नाम चेंज कराया है और आपके जो मार्कशीट्स वगैरह है उसमें कुछ और नाम है तो उसके अगेंस्ट आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना होगा। तो ये चीज़ ये, और 2 रेफरी सर्टिफिकेट्स जो नीचे दिए गए हैं उसका आप निकाल लेना और उसको फिल करवाना है और उसके बाद लेके जाना है। कंसेंट लेटर है, कंसेंट लेटर भी आपको इसका निकालना है। देखिए कंसेंट लेटर यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर 4 में, इसको आपको लेके जाना है भर के। तो कंसेंट लेटर में क्या है, कंसेंट मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि आपको अप्रूवल दोगे आप बैंक को कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है और वो उसकी जांच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही एक कंसेंट लेटर है। इस कंसेंट लेटर में आपको क्या करना है, इसमें लिखा है दिस इज़ रेफरेंस टू माय एप्लीकेशन डेटेड, जिस दिन आपने अप्लाई किया था वो वाली डेट डालनी है। मान लो कि आपको अभी तक डेट नहीं पता है तो आप अपना मेल जाके चेक करना, मेल में वो डेट दिया होगा, योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल करके एक डेट आया होगा IDBI का, तो वो वाली डेट डालनी है, या फिर आपके मैसेजेस में भी होगा जो फ़ोन नंबर आपने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा कॉल लेटर का डेट डालना है। कॉल लेटर आपका जिस दिन आया था एग्ज़ाम का तो वो वाली डेट तो सबकी नॉर्मल एक ही होगी, तो वो आप दे देना। उसके बाद आई करके आपको अपना नाम लिखना है, बाकी चीज़ें पढ़ लेना आप। लास्ट नेम आपको पता है, फर्स्ट नेम आपको पता है, सिग्नेचर आपको देना है, प्लेस और डेट देना है। तो
तो ये आपका हो गया कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर का इसका भी आप निकलवा लेना और इसको उसी तरीके से पेन से फिल करके ले जाना। प्लेस और डेट उसी दिन लिख देना जिस दिन आप प्रोवाइड करोगे। ये जो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है ये एक तरीके का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और कौन किन के सिग्नेचर्स वैलिड होंगे वो यहाँ चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा ये जो है ये ओबीसी के लिए है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आप इसको भी देख लेना इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ये वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, आप एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हो गए। इसके अलावा आपको 2 रेफरी के फॉर्म्स दिए गए हैं। रेफरी के फॉर्म के बारे में भी आपको बता ही देती हूँ कि रेफरी क्या है। रेफरी इज़ जस्ट अ रेफरेंस, जो आपकी रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हो, आपका कोई पास्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर बस वही रेफरेंस के लिए आपको देना है। तो रेफरेंस के लिए आप किन को दे सकते हो, आप अपने नेबर्स को दे सकते हो। मेक श्योर अगर आप रेफरेंस किसी को दे रहे हो तो वो आपके जान पहचान के होने चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को मत बनाओ, आप अपनी फैमिली को मत बनाओ, बट आप किसी और नेबर्स को जो बहुत सालों से आपको जानते हैं और जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है उनको ही रेफरेंस बनाना, ठीक है। या फिर आप अपने स्कूल के कॉलेज के अगर बहुत ज़्यादा क्लोज किसी से किसी टीचर्स के इससे भी आप अपना रेफरेंस फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कराने। रेफरेंस फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको अपना नाम लिखना है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि क्या जो आपका जो रेफरी जो है क्या वो आपको जानता है या नहीं जानता है। तो यस है तो यस लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। मैं तो बोलूँगी कि आप रेफरेंस उनको बनाइए जो आपको जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीरियड बताना है कि वो आपको कितने सालों से जानते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें येस और नो सब में नो ही आएगा, ऑब्वियसली आप कोई क्रिमिनल तो नहीं हो। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। आई सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड बेस्ट माई नॉलेज बिलीव दैट द श्रीमती, इसमें आपका नाम आएगा और उसके बाद जो नीचे सिग्नेचर है ये उनका सिग्नेचर होगा जो आपके रेफरेंस बन रहे हैं। नीचे जो नाम आएगा ये उनका नाम आएगा जो आपके रेफरेंस बन रहे हैं और उनकी पोस्ट नीचे लिखनी है, उनका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। पिन कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है इसलिए कि क्यों इन फ्यूचर कभी आपके रेफरेंस पे कोई पोस्ट जा सकती है, जैसे कि मैंने सुना है, तो इसीलिए उनका पिन कोड यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसीलिए मैं बाबा बोली हूँ किसी को भी अगर आप रेफरेंस बनाते हो तो मेक श्योर कि वो आपके जान पहचान के होने चाहिए। फ्रेंड्स को मत बनाओ, फैमिली को मत बनाओ, लेकिन आप अपने नेबर्स को बना सकते हो या फिर अपने स्कूल के टीचर वगैरह से भी बना सकते हो। तो बस किसी 2 इंसान से बनवा लेना और इसके अलावा और कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। तो बस इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट ये सिंपल सा है बस, और कुछ तो है नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। मैं तो जिनको बोलूँगी कि अगर आप पॉसिबल है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो। और क्या जा रहा है, ज्वाइन करके देखो। कुछ लोगों को मतलब ने ज्वाइन किया तो उनको अगर 9 बजे तक रख रहे हैं तो फिर आप लीव छोड़ सकते हो, तो फिर आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर 6-7 बजे तक भी छोड़ रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन कर लो। वैसे भी अभी जितने भी बाकी के एग्ज़ाम्स में आप देख रहे हो वैकेंसीज़ कितनी कम आ रही है। आरआरबी में भी वैकेंसीज़ कम आई है, आईबीपीएस क्लर्क में, पीओ में, सब में वैकेंसीज़ कम आ रही है। तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं, एटलीस्ट आप सिक्योर तो रहोगे कि आपको एक जॉब लग गई है। और अगर 3 साल तक आप रह गए और कोई और आपको जॉब लगी ही नहीं इन केस, तो फिर आप एएम भी बन जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो ज्वाइन करो। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा इतना नंबर आया है, मेरा कट ऑफ, मैं इस वेट लिस्ट में हूँ, मेरा होगा कि नहीं हुआ। मैंने एक देखा था क्या बोलते हैं, अनिल अग्रवाल सर के चैनल पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उन्होंने आरटीआई अप्लाई की थी और उसमें आईडीबी एग्जीक्यूटिव के लिए, और उसमें टोटल 1036 पोस्ट में से सिर्फ 802 बच्चे अराउंड जो थे वो अपियर हुए थे डीवी के लिए। तो 200 बच्चे अपियर ही नहीं हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पोस्टिंग बहुत दूर दूर दे रही है, जो उनके पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब इतनी बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं है वैसे, मैक्सिमम लोगों को मैंने जितना अभी तक सुना है कि उनको होम स्टेट ही मिल रही है, कहीं दूर नहीं मिल रहा है। मुझे भी होम स्टेट ही मिला है। तो मेरा जो ज्वाइनिंग का जो एड्रेस है वो अराउंड मेरे घर से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट फिर भी बस वो रूरल एरिया के चक्कर में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। बट इट्स ओके, वो तो मेरा डिसीज़न होगा।
बट आपको अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ आप ज्वाइन करो, कुछ ऐसा इशू नहीं है। आईडीबी एग्जीक्यूटिव में आप ज्वाइन करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, बहुत कुछ आप सीखोगे। इनफैक्ट अगर आप दूसरे एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो इंटरव्यू में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देख लो आपका जो डिसीज़न है। तो बस, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। बाकी वेटिंग लिस्ट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने डीवी के लिए नहीं किया है, तो बहुत सारे बच्चे लोग अभी ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने, एक दो मैंने बोला, एक ने तो छोड़ भी दिया, जितना मुझे अभी तक पता है। तो देख लो आप, बाकी सब ठीक है। जो होगा अपना डिसीज़न बताना। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी तो वो भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।